उसको चेक करके और फर्दर अटेंड कर पाए ना. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी आर हैविंग इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डेल्टा टीएफ से इसको डिनोट करते हैं. कोई बता सकता है व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो आएगी दैट इज फ्रीजिंग पॉइंट. हाँ जी, एनीवन डिफाइन फ्रीजिंग पॉइंट? यस प्लीज, व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट? तो सर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है. दोबारा वहीं पे प्रॉब्लम आ जाएगी ना. चलो, फ्रीजिंग पॉइंट is temperature at which both the phases कौन कौन से, सॉलिड एंड लिक्विड, कोएग्जिस्ट. मतलब क्या हुआ इसका? एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे दोनों फेजेस, कौन कौन से, सॉलिड और लिक्विड फेज एग्जिस्ट करें सेम टाइम पे, तो उसको बोल दिया क्या? फ्रीजिंग पॉइंट. क्लियर है? देखो सिंपल सी बात है, यस. पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस. 0 डिग्री सेल्सियस. और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? सर मेल्टिंग पॉइंट भी यही बोल सकते हैं. हाँ, यही होता फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है ना. रीजन बीइंग, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर जहाँ पे है. सॉलिड लिक्विड स्टार्ट. सॉलिड और लिक्विड को एग्जिस्ट कर रहे हैं, और लिक्विड की तरफ, सॉरी, सॉलिड की तरफ को जा रहे हैं ना, फ्रीज करने की, है ना. लेकिन मेल्टिंग पॉइंट क्या, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होएगा, तो पानी का दोनों बराबर है, 0 डिग्री सेल्सियस सभी के केस में बराबर ही होता है मेल्टिंग पॉइंट. फ्रीजिंग पॉइंट बाकियों में होता ही नहीं है, गैसेस वगैरह में होता है, अदरवाइज सॉलिड के केस में कहीं होएगा ना. सो ये हो गया आपका फ्रीजिंग पॉइंट is a temperature at which both the phases, that is solid and liquid phase, coexist. We say this is the freezing point. अब दोबारा इसको समझने का तरीका सेम वही होएगा. डिप्रेशन, डिप्रेशन का मतलब क्या हुआ? दिस इज डिक्रीज. लोअर. दिस इज डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब नॉर्मली जो फ्रीजिंग पॉइंट था उसके कंपैरिजन में अब वो जो लिक्विड है वो थोड़ा और नीचे जाके फ्रीज करेगा, और लोअर टेम्परेचर पे जाके फ्रीज करेगा. बात करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं एक. सो ग्राफ विल बी लाइक दिस. एक साइड हमारे पास आ जाएगा टेम्परेचर, सो नॉर्मल लिक्विड के लिए अगर मैं प्लॉट करता हूँ सॉल्वेंट के लिए, इस साइड वेपर प्रेशर है, ये मैंने कर्व ड्रॉ करी जैसे कल ड्रॉ कर रहे थे ना, वैसे ही कर्व ड्रॉ करी किसी नॉर्मल लिक्विड के लिए. इस लिक्विड के केस में ये जो कर्व है
ये आ गई सॉलिड के लिए। हाँ, ये जो पॉइंट है, दिस पॉइंट डिटरमाइंस द फ्रीजिंग पॉइंट। टेम्परेचर के करस्पॉन्ड अगर हम चले जाएं तो ये टेम्परेचर क्या है, TF, नोट करके लिख दे रहा हूं उसको। हाँ, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट इन इनिशियल कंडीशन। अब इसको समझ लेते हैं। ये जो मैंने ग्राफ प्लॉट किया, ये लिक्विड फेज के लिए था। ठीक है, और ये जो नीचे मैंने प्लॉट किया, दिस इज फॉर सॉलिड फेज, है ना। क्या होता है, ऐसे होता है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर कम करते जाओगे, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम करते जाओगे तो प्रेशर भी कम होता जाएगा, वेपर प्रेशर। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये जो सब्सटेंस है, जो लिक्विड है, वो उसका लिक्विड फेज भी दिखेगा और सॉलिड फेज भी दिखेगा, है ना। यही बोला ना, व्हेन बोथ द फेजेस सॉलिड एज वेल एज लिक्विड फेज कोएग्जिस्ट। तो उस केस में क्या आएगा, ये हमारे पास एक कंडीशन, ये टेम्परेचर आ गया जब दोनों फेजेस कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, सॉलिड भी और लिक्विड भी, तो उसको क्या बोल दिया, फ्रीजिंग पॉइंट बोल दिया। यस, क्लियर है यहाँ तक। यस सर। ओके, अब अगर मैं सॉल्यूशन के लिए यही ग्राफ प्लॉट करना चाहूँ, कोई बता सकता है कैसे होएगा ग्राफ? सॉल्यूशन के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहता हूँ, ऊपर होएगा, नीचे होएगा, सेम पॉइंट्स के ऊपर होएगा? वेपर प्रेशर कर्व ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, कल किया है अभी। किधर ड्रॉ सर करूँ? नीचे आएगा। नीचे आएगा ना। सो बिकॉज वी यस नो सर। एट द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर द वेपर प्रेशर इज गोइंग टू बी लोअर, तो मैं ये ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ। दिस इज द ग्राफ आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल Solution. सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये जो पहले हमने ड्रॉ किया था, ये किसके लिए था? दिस वाज फॉर प्योर सॉल्वेंट। ओके, अब ये जो ग्राफ मैंने प्लॉट किया, इसको अगर आप एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तभी जाके ये सॉलिड वाली कर्व को कट करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? इस ग्राफ को जो रेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया, इसको अगर हम क्या करें, एक्स्ट्रापोलेट करें, एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि आगे बढ़ाएं, तभी जाके ये क्या करेगा, इस लाइन को, सॉलिड वाली लाइन को कहीं पे जाके कट करेगा, यहाँ पे जैसे है। ये जो पॉइंट है, इसके विद रिस्पेक्ट जो टेम्परेचर कंडीशन आएगी, इस पॉइंट के विद रिस्पेक्ट जो टेम्परेचर की कंडीशन आएगी, दिस विल बी द फ्रीजिंग पॉइंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। सो मैं इसको TF करके लिख रहा हूँ। दिस टेम्परेचर इज TF, सॉरी, जीरो नहीं लगाना, ओनली TF। यस, क्लियर है। एक बार दोबारा मैं यस सर। रिकैप्चुलेट कर देता हूँ। क्या मैंने दोबारा सेम कर्व प्लॉट करी, कौन सी, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर कर्व। सो जैसे जैसे टेम्परेचर कम करते जाते हैं, वेपर प्रेशर भी क्या होता जाता है, कम होता जाता है। ये वाली कर्व हमें बता रही है जहाँ पे मैंने लिक्विड लिखा हुआ है, प्योर लिक्विड। हाँ, एक टाइम ऐसा आएगा जब इसका सॉलिड फेज बनना चालू हो जाएगा, लेकिन वो कंडीशन टेम्परेचर की जहाँ पे दोनों फेजेस कोएग्जिस्ट करते हैं, कौन कौन से, सॉलिड भी और लिक्विड फेज भी कोएग्जिस्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो ये मैंने फ्रीजिंग पॉइंट की कंडीशन बता दी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है किसके लिए, प्योर सॉल्वेंट के लिए, नॉट लगा के। हाँ, अब क्या किया मैंने, प्लॉट किया ग्राफ किसके लिए, आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट व्हाट विल बी द कंडीशन। तो मेरे को पता है वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कर्व कहाँ पे आएगी, थोड़ा नीचे आएगी, तो वो नीचे वाली कर्व मैंने ड्रॉ करी। अब यही कर्व जब सॉलिड वाली लाइन की कर्व को क्या करेगी, टच करेगी, तब जाके क्या होएगा, हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट के विद रिस्पेक्ट टेम्परेचर आएगा। तो मैंने इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया और सॉलिड वाली कर्व के साथ मीट किया। जब सॉलिड वाली कर्व के साथ आपने मीट किया तो उसके विद रिस्पेक्ट जो टेम्परेचर रहा, दिस इज द फ्रीजिंग पॉइंट, एक्चुअल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।
यस, क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे आप देखो, आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब हमारे पास कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया था तब वो फ्रीजिंग पॉइंट हाई था। अब जब हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया? लो हो गया। ओके, सो दिस इज द डिप्रेशन, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। सो शुड आई राइट हियर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू व्हाट? टी एफ नॉट माइनस टी एफ। हाँ जी, क्लियर है? दिस इज डेल्टा टी एफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे करें। ये सो अब ये जो डेल्टा टी एफ है, सेम जैसे वहां पे हमने डेल्टा टी भी निकाला था, दिस इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोललिटी, एम। शुड आई राइट हियर एम इज मोललिटी। एम इज मोललिटी एंड व्हाट इज डेल्टा टी बी? टी एफ लिखना है, देखो लग गया वही होने। दिस इज डेल्टा टी एफ। व्हाट इज डेल्टा टी एफ? डेल्टा टी एफ इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point. Should we proceed further? Yes, sir. प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दो, क्या लग जाएगा? कांस्टेंट, तो इक्वल टू आ जाएगा। कांस्टेंट को भी हमने क्या लिख दिया? के एफ लिख दिया इनटू एम। दिस इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। व्हाट इज के एफ हियर? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब अगर आपको बोल दिया जाए कि के एफ की वैल्यू निकाल के दो या के एफ को डिफाइन करके दो, कैसे डिफाइन करोगे के एफ को? दोबारा वही कल वाला मेथड, जो भी टर्म इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है उसको क्या कर देना है? 1 कर देना है। कैसे कर पाएंगे? सो यू विल राइट व्हेन m is equal to 1 then delta tf is equal to kf। इजी हो गया ना? when m is equal to 1 delta tf is equal to kf। काम KF. खत्म हो गया। so this depression in freezing point constant is the depression in temperature, this freezing point when the concentration of solution is 1 मोलल। काम खत्म, इतनी सी बात। दूसरी अगर हम बात करें, यहीं से अगर हमने क्या करना हो, मॉलिक्यूलर वेट निकालना हो, so how to calculate molecular weight from this? So calculation of molecular weight, आपने कोई फॉर्मूला याद नहीं करना बच्चे। फॉर्मूला याद करोगे पजल होगे, ओवरबर्डन करोगे, बस बाद में अंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाती है ना। सो कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को कैसे फाइंड आउट करोगे? लेटर दोबारा से वो एक्सप्रेशन मेरे को लेना पड़ेगा। व्हाट वाज द एक्सप्रेशन? डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ, सॉरी के एफ इंटू एम। क्या करेंगे? m मोलैलिटी की वैल्यू को चेंज कर देंगे। वी नो व्हाट इज मोलैलिटी, दिस इज मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। 1 सेकेंड। डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन in liter. So this is molality, mass of solute divided by molecular mass divided by volume of solution in a liter.
अब यहाँ पे अगर आप चेक करें, अगर इसी चीज को मैं पुट कर दूं यहाँ पे, क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू, मोलिलिटी को किस तरीके से लिखूंगा, इट विल बी मास ऑफ सॉल्यूट विच इज गोइंग टू बी एडेड डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। अब आपको पता है आगे क्या आएगा, डिवाइड बाई वॉल्यूम डिवाइड बाई वन है ना, तो इंटू वन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, नॉट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इट इज मोलिलिटी मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। Yes, sir. बड़ा लेट बोला आपने। So here it will be mass of solvent in kg in kilogram। सेम यहाँ पे mass of solvent in kilogram। ओके, अब देखो ये जो एक्सप्रेशन है, यहाँ से आप किस तरीके से मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। कितना इजी हो गया मॉलिक्यूलर वेट को फाइंड आउट करना किसी भी कंपाउंड के लिए, जिसको हम सोचते थे कि कैसे निकालते होंगे ना, लेकिन अप्रोक्सीमेट आएगा, ये उतना अक्यूरेट नहीं आता जितना कि किससे आएगा, आपके टेक्निकल मेथड से आएगा। सो व्हाट विल बी दिस मॉलिक्यूलर मास, हाउ टू कैलकुलेट दिस मॉलिक्यूलर मास। सो इसको क्या कर लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं अगर करना चाहते हैं तो आप, अदरवाइज यहाँ पे देख लो क्या क्या चीजें हमारे पास है। मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया है ना, कंटेनर के अंदर एक पार्टिकुलर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कौन सा ले लिया, मान लो पानी ले लिया, कंटेनर के अंदर क्या लिया, सॉल्वेंट ले लिया। सॉल्वेंट लेने के बाद मैंने इसके अंदर एक कंपाउंड डाल दिया, कंपाउंड का मेरे को पता नहीं कि ये है कौन है, कंपाउंड का मेरे को नॉलेज नहीं कि ये जो कंपाउंड है कौन सा है। मैंने क्या किया, उस कंपाउंड को इसके अंदर ऐड कर दिया। लेट अस कंसीडर दिस इज द कंपाउंड। पहले जो पानी या कोई भी लिक्विड था ये, इसका फ्रीजिंग पॉइंट मेरे को पता था। बाद में कंपाउंड को ऐड करने के बाद, उसकी पार्टिकुलर क्वांटिटी को ऐड करने के बाद, मान लो मैंने कितना डाला, ये 10 ग्राम डाला। 10 ग्राम क्वांटिटी ऐड करने के बाद जो फ्रीजिंग पॉइंट था उस लिक्विड का, वो क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, है ना। तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिक्रीज किया सिंपली थर्मोमीटर की हेल्प से, यस और नो। सो डेल्टा टी एफ विल बी नोन टू मी आफ्टर एडिंग दिस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। के एफ की वैल्यू पार्टिकुलर लिक्विड के लिए हमारे पास डाटा दे रखा होता है, अदरवाइज आप निकाल भी सकते हैं ना। निकालने का तरीका मैंने बता दिया, आप कंसंट्रेशन 1 मोलर ले लो, जो भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आएगा वो के एफ आ जाएगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के लिए जो कि मैं अभी बात कर रहा हूँ, मॉलिक्यूलर मास के लिए जो हम कर रहे हैं, उसमें के एफ की वैल्यू आप क्या करोगे, पुटअप करोगे डायरेक्टली। अब बात आती है मास ऑफ सॉल्यूट। क्या आपको पता है मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, यस, क्योंकि आपने खुद से डाला हुआ है 10 ग्राम। आप जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, स्टार्टिंग में आपने पानी कितना लिया, स्टार्टिंग में आपने लिक्विड कितना लिया, वो भी आपको पता होगा, सॉल्वेंट कितना लिया वो आपको पता होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये सारी चीजें जब आपको पता होंगी, तो ऐसी क्वेश्चन जिसमें सारी चीजें पता है, केवल एक चीज पता ना हो, उसको निकाला जा सकता है ना, यस और नो। Yes, sir. हाँ, अगर यहाँ पे मैथमेटिकली मैंने लिखना भी हो तो कैसे लिख देंगे, इट विल बी मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट, के एफ ओवर डेल्टा टी एफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई mass of solvent in kg in kg। So this is like this, yeah, molecular mass is kf over delta tf into mass of solute divided by mass of solvent in kg। मतलब क्या, kf हमें पता है, delta tf हमें पता है, mass of solute पता है, mass of solvent in kg हमें पता है। सो ये निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना हमारे लिए इजी हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं।
सेम चीज किसके केस में होएगी? सेम चीज जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसके केस में भी होएगी। वहां पे क्या होएगा, जहाँ पे डेल्टा टी एफ लिख रहा हूँ उसकी जगह पे क्या हो जाएगा, डेल्टा टी भी हो जाएगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं, क्योंकि एक्सप्रेशन सेम चल रहा है। अगर यहाँ तक क्लियर है, सो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ को मूव कर रहा हूँ। लास्ट टॉपिक जो कि है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जिसको डिनोट करते हैं हम पाई से। हाँ जी, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, कहाँ से डिराइव हुआ है? ऑस्मोसिस से। तो मे बी आप में कुछ मेडिकल के भी स्टूडेंट होंगे। व्हाट इज ऑस्मोसिस, सबसे पहला क्वेश्चन ये, ऑस्मोसिस क्या चीज होती है? हाँ जी। सर वैसे होते हैं ना, जैसे किशमिश को पानी में भिगोते हैं तो बाहर का जो लिक्विड होता है वो अंदर चला जाता है। हाँ, जैसे कपड़े धोते हैं तो हाथों में रैशेज हो जाती है वो भी ऑस्मोसिस होता है। अच्छा, और डिफाइन करना है, डिफाइन कैसे करोगे? अगर स्टेटमेंट आ जाए, आपको चेक करना हो कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो कैसे चेक करोगे? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? वो सर। नहीं कर पाओगे तो मैं एग्जाम्पल से ही, जैसे आपने एग्जाम्पल दिया उसी को लेके और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। क्या होता है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या डाल दिया, पानी डाल दिया, ब्लू कलर फॉर वाटर। ओके, अब बात करते हैं, ये जो हमने क्या किया, वाटर ऐड किया इसके अंदर। जैसे कि आपने बोला, क्या डाल दिया हमने, किशमिश डाल दिया, या फिर एक और एक्सपेरिमेंट जो कि फेमस एक्सपेरिमेंट है जिसको बार बार किया जाता है, क्या एग को इसके अंदर रखा जाता है, लेकिन एग कौन सा, जिसमें बाहर की जो सेल है उसको रिमूव कर दिया जाता है। एग की सेल को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे बाय डिसॉल्विंग इट विद द हेल्प ऑफ डाइल्यूट HCl, और एग को इस तरीके से इसके अंदर इंसर्ट कर देंगे। जब एग को आप इस तरीके से इंसर्ट कर देते हो तो होता क्या है कि जो एग है इसका साइज इंक्रीज कर जाता है। एग का साइज क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, और इस तरीके से बढ़ जाएगा। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो एग का साइज है इंक्रीज कैसे हुआ? सो आंसर आया, जैसे कि आपने बोला, जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर से सॉरी बाहर से अंदर की तरफ को मूव कर गए थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एग के अंदर क्या होती है, एक मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अगर आपने कभी बॉइल्ड एग खाया हो तो उस दौरान आपको वो देखने को मिल जाती है। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर अंदर एंटर कर गया, और जिसकी वजह से क्या हो गया, इसका साइज बढ़ गया। तो यहाँ पे ये जो वाटर था इसकी कंसंट्रेशन क्या थी, लो। लो कंसंट्रेशन क्या बोल सकते हैं, जीरो कंसंट्रेशन थी अदरवाइज, लेकिन फिर भी लो थी। और अंदर जो एग की कंसंट्रेशन थी इट वाज हाई। एक और एक्सपेरिमेंटेशन इसी तरीके से अगर पैरेलल में हम करें, उसमें क्या किया, ऐसे ही कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर दोबारा से सेम चीज, क्या, एग डाला, लेकिन अब ये जो सॉल्यूशन बाहर ले रखा है ये क्या है, सैलाइन वाटर है, नमकीन पानी, नमक डाल के और ज्यादा कंसंट्रेशन कर दी इसकी ना, कंसंट्रेटेड NaCl सॉल्यूशन, एक्वस। और इसके अंदर जब आपने इमर्स किया किसको, एग को, लेट अस कंसीडर उसका साइज इतना था, तो रिजल्टेंट जो उसका साइज था वो क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, छोटा हो गया, श्रिंक कर गया। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे दोबारा से सेम चीज हुई लेकिन उल्टा हुई, क्या, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन है, बाहर कंसंट्रेशन क्या है, हाई,
और एग के अंदर अब कंसंट्रेशन क्या हो गई उसके कंपैरिजन में लो हो गई। सो इसीलिए ये जो वाटर कंटेंट था इस एग के अंदर वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। सॉल्वेंट जो है अंदर से किस साइड को चला गया, बाहर की तरफ को गया, लेकिन किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, सो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे अब दोनों चीजों को। अगर आपने समझ लिया तो ऑस्मोसिस को डिफाइन करना इजी होएगा। क्या लिखेंगे, द मूवमेंट, इसकी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, है ना। ये तो हमें पता चल गया कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू पार्टिकल्स, किसके, सॉल्वेंट के पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। लेकिन किधर से किधर की तरफ को मूव कर रहे हैं वो भी बता देना और डेफिनेशन कवर होगी। फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू, और लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। याद रहेगा, movement of solvent particle from through semi-permeable membrane from lower concentration to higher concentration, that is known as osmosis। अब ये जो osmosis हो रही है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, that is osmotic pressure। so next term is osmotic pressure। so osmotic pressure क्या चीज होती है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटेशन सेटअप देखेंगे। ये सेटअप किस तरीके से है, ये मेरे पास कोई कंटेनर है, वेसल है, और इस वेसल के अंदर हमने क्या किया, पार्टीशन कर दिया, किससे, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। यहाँ पे पार्टीशन कर दिया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से, लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, एक साइड मैंने फिट कर दिया पिस्टन। सो यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ पिस्टन, और यहाँ पे इसको रिमूव कर दे रहे हैं। इजीली मूवेबल पिस्टन है, और इसके ऊपर अरेंजमेंट हमने इस तरीके से कर दिया कि आप इसके ऊपर क्या कर सकते हैं, वेट वगैरह रख सकते हैं कुछ, है ना। इसके ऊपर वेट ये रख सकते हैं, 1 kg 2 kg या ग्राम के अंदर आप वेट रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, इस साइड आपने डाल दिया सेलाइन वाटर, नमकीन पानी। दिस इज सेलाइन वाटर। और दूसरी साइड आपने डाल दिया प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट आप ले सकते हैं। अब होगा क्या वो आपको पता है, द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम दिस लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। यही होता है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल मूव फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। आप इसको अपोजिट भी कर सकते हैं,
एक सेकेंड, मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ। सेलाइन वाटर को राइट हैंड साइड पे लिखते हैं तो ज़्यादा इजीली हो जाएगा अंडरस्टैंड करना, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लगेगा फिर। सो सेलाइन वाटर और इस साइड लिख देता हूँ प्योर वाटर। सो होगा क्या, जहाँ पे वाटर लो कंसंट्रेशन जहाँ पे मतलब सॉल्यूट है ही नहीं, उस साइड से मूव करेगा किस साइड को, जिस साइड कंसंट्रेशन सॉल्यूट की क्या है, ज़्यादा है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी फ्रॉम दिस साइड टू दिस साइड। इसकी वजह से होगा क्या, ये जो पिस्टन है ये क्या करेगा, अपनी पोजीशन से ऊपर की तरफ को मूव करना चालू कर देगा। लेट अस कंसीडर जो सेकंड वाली पोजीशन है वो मैं रेड पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ, वो यहाँ पहुँच गया। आफ्टर मूवमेंट ऑफ द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स दिस रीचेस दिस सिचुएशन। अब आप क्या करेंगे, इस पिस्टन को दोबारा से अपनी सेम पोजीशन पे लाने के लिए, इनिशियल पोजीशन पे लाने के लिए इसके ऊपर क्या रखोगे, वेट रखोगे, है ना, कुछ वेट्स रखोगे